लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो डिमांड जो है वो हम सबके लिए क्या है, एक बहुत ही जो क्या है कॉमन टॉपिक है। जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उन्हें तो पता ही होता है कि डिमांड का क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो हमारे आम लोग हैं, मतलब एवरीबडी इन लेमैन टर्म्स आल्सो, जो डिमांड है इसका प्रिंसिपल जो है हर कोई जानता ही है। लेकिन जो डिमांड हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक्चुअली उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जैसे कि कॉमन टर्म्स में जो है डिमांड वो होती है जो हम लोग ख्वाहिश करते हैं, हम लोग मांगते हैं, हम लोग है ना, राइट, जो हम चाहते हैं कि हो जाए। हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं हमें ये चाहिए है, लोग जो है अपने लीडर्स से डिमांड करते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, हमें जो है पानी चाहिए है, हमें रोड्स चाहिए है। ये डिमांड जो है ये कॉमन टर्म्स में डिमांड है। लेकिन डिमांड इन इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स में डिमांड जो होती है वो किसके लिए होती है, गुड या सर्विस के लिए होती है। और उस गुड या सर्विस के लिए डिमांड तब पूरी होती है जब ना सिर्फ वो विश हो, जब हम उस पे जो है अपना जो पैसा है उसको स्पेंड करने के लिए भी क्या हो, तैयार हो। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। एक तो क्या आ गई हमारी डिजायर होनी चाहिए, दूसरी क्या है परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास जो है पैसे होने चाहिए उस गुड को खरीदने की, जो परचेजिंग पावर है वो होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, विलिंगनेस होनी चाहिए। किस चीज की विलिंगनेस, आपके पास जो पैसे हैं उनको स्पेंड करने की विलिंगनेस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तब जब आपके पास डिजायर होगी किसी गुड को खरीदने की, आपके पास पैसे भी हैं और आप अपने पैसे खर्च करने को तैयार हैं, मतलब आप वो पैसे देकर चीज ले रहे हैं, तब जो है उसको डिमांड कंसिडर किया जाएगा। तो ये है हमारा जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है डिमांड का। होप आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है वो कब होगी, जब आपके पास पैसे भी है और पैसे खर्च करने के लिए आप तैयार हैं और आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो आपको क्या देती है, यूटिलिटी देती है। अब दूसरी क्या चीज है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। एक होती है डिमांड, दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों क्या है, ये थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। दिखने में तो ये काफी सिमिलर लगते हैं लेकिन ये क्या है, थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो हमारी डिमांड होती है ये क्या होती है, ये होती है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसेस पे किसी कमोडिटी की क्या डिमांड है, आप कितनी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की बाय करना चाहते हैं, वो क्या होती है, आपकी डिमांड होती है। जब यही डिमांड को हम क्वांटिटी डिमांडेड में मेजर करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है और एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे होती है। ठीक है, दिस इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट एंड टाइम and demand is at different prices and time period, क्लियर है। क्वांटिटी डिमांडेड की हम जो है एक सिंपल एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर जो है मार्केट में 25 रुपीज का मिल रहा है, तो एट ₹25 आज टुडे और इन दिस मंथ इस मार्कर की जो है वो कितनी डिमांड है, वो किस पे आ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगी। ठीक है, टाइम भी मेंशन्ड है हमारे पास और प्राइस भी मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ डिमांड की, तो इसमें आएगा एट ₹20 कितनी डिमांड थी, एट ₹25 कितनी डिमांड होगी है, एट ₹30 कितनी डिमांड जो है वो आपकी, एट ₹30 कितनी डिमांड जो है वो आपकी चेंज हो गई है। तो ये है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में जो है आपका डिफरेंस। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिमांड शेड्यूल।
तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये बेसिकली एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, कि किसी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी कमोडिटी की, वो जो रिलेशनशिप जब हम किसी टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जैसे दिस से आइसक्रीम है और यहां है हमारी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, प्राइस आइसक्रीम का। अच्छा, अगर आइसक्रीम का प्राइस कितना है 10 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही है यहाँ पे 5। ठीक है, सेट एट प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी 5। अब यही जो क्या है, प्राइस जब ₹15 हो जाएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी 4। उसी तरीके से 20, 3, 25 पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है उसको हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, क्योंकि ये डिमांड से रिलेटेड है तो इसलिए ये डिमांड शेड्यूल हो गया। अब ये जो हमारा डिमांड शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होता है। सिंस हमारी जो डिमांड होती है वो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे होती है और एक मार्केट लेवल पे होती है। इंडिविजुअल लेवल पे जो डिमांड होती है वो एक इंसान कर रहा है। मान लो आप अगर किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, से इन केस ऑफ आइसक्रीम सिर्फ अपने लिए ला रहे हैं, अपने घर के लिए भी ला रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल डिमांड में ही आएगा। आपको 5 आइसक्रीम्स चाहिए हैं जब वो 10 रुपीज की मिल रही है, वही अगर 25 की हो जाएगी तो आप शायद 2 ही आइसक्रीम लाओगे, तो वो आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। उसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में सारे के सारे लोग हैं, जैसे क्या है, एक कस्टमर ए है, कोई कस्टमर बी है, कस्टमर सी है, इन सब की जितनी जो है प्राइस चेंज होने के साथ जो जो इनकी डिमांड चेंज हो रही है, जब हम उसको जो है टैबुलर फॉर्म में उस रिलेशनशिप को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे कि अगर यहीं पे हम क्या लिख देंगे, ए एंड बी की लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस है, तो इसे हम इस साइड ये आ गया ए का, यहाँ लिख लेते हैं हम बी का। ठीक है, बी का लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मान लो इसने 5 किया था तो ये 6 कर रहा है, 5, 4 और 3। अब मार्केट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ये इस साइड आना चाहिए बेसिकली, बट यहाँ पे जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ। मार्केट डिमांड तो ये हो जाएगा 5 + 6 कितना हो गया 11, 5 + 4 9, 4 + 3 7, 3 + 2 5। तो ये हमारी क्या होगी, मार्केट डिमांड। उसी तरीके से अगर यहाँ पे और लोग होते, सी होता, डी होता, इंफिनिटी, तो जितने भी लोग n नंबर ऑफ लोग अगर होंगे तो उनका जब हम सबका जो है क्वांटिटी डिमांड जो है ऐड करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी मार्केट डिमांड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्या आता है, वो है हमारा डिमांड कर्व। जब हम टैबुलर फॉर्म में जो हमारे पास डाटा होता है, उसी टैबुलर डाटा को जब हम टेबल में ना करके हम ग्राफ में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा डिमांड कर्व। जैसे जब हम, ये है अगर हमारा टेबल आइसक्रीम, जैसे ये बन जाता है हमारा डिमांड कर्व, जहां पे ये है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हम मेजर करते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम मेजर करते हैं प्राइस। अब ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग प्राइस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड आइसक्रीम की कितनी है, आइसक्रीम की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। ओके, तो जब हम
₹10 करेंगे तो 10 रुपीज पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 5। इसी को हम 15 कर देंगे तो ये क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? 4। इसको हम 20 करेंगे तो ये हो जाएगी 3। इसको हम 25 करेंगे तो हो जाएगी 2। और अगर इसी तरीके से हम इसको 50 कर देंगे तो ये हो जाएगी कितनी? 50 कर देंगे अगर तो ये हो जाएगी 1। 50 के बियॉन्ड क्या है? अगर हम प्राइस जो है इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। जो उसको यूटिलिटी मिलेगी आइसक्रीम खाने से, उसको जो है वो काफी महंगा पड़ रहा है अब जो आइसक्रीम खाना 60 रुपीज में। तो अब जो हमारा डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व भी जो है वो 2 लेवल्स पे होता है। हमें पता है कि डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है और मार्केट लेवल पे भी होती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है? जब हम एक सिंगल इंसान का जो है डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल इंसान का वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। जब हम बहुत सारे लोगों का जो है डिमांड कर्व जो है उसका एडिशन करके, उसको सम अप करके जब है एक सिंगल जो है ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? मार्केट डिमांड कर्व। देयरफॉर मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट जस्ट हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो ये था मान लो हमारा क्या एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व ए का मानते हैं हम। अब हम बी का बना लेते हैं। ये है हमारा डिमांड कर्व, क्वांटिटी, प्राइस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका क्या है? एट ₹10 इंडिविजुअल बी जो है वो कितना डिमांड कर रहा है? 6 आइसक्रीम डिमांड कर रहा है। 15 पे वो डिमांड कर रहा है 5 आइसक्रीम। 20 पे डिमांड कर रहा है वो 4 आइसक्रीम। 25 पे डिमांड कर रहा है वो 3 आइसक्रीम। 30 रुपीज पे जो 50 मान लेते हैं हम, 50 पे वो कर रहा है कितनी? 2 आइसक्रीम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी का डिमांड कर्व। अब अगर हमें क्या करना है? मार्केट डिमांड कर्व निकालना है। तो मार्केट डिमांड कर्व निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों का जो है समेशन कर देंगे और जब ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे सिंगल ग्राफ में तो उसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या है? मोर नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ऐड हो गई हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार बनाकर क्या होगा। थोड़ा इस तरीके से होगा। अब देखो, अब प्राइस 10 पे कितना है? 6 प्लस 5। 6 प्लस 5 होता है 11। तो यहाँ पे मान लो 11। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करेंगे 5 और 5, 5 और 4 सॉरी, तो ये आ जाएगा 15 पे 9। फिर हम उसको ऐड करेंगे एट प्राइस 20 तो आ जाएगा कितना? 7। 25 पे करेंगे तो आ जाएगा 5। 50 पे करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए एंड बी। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का क्या है? बेसिकली डिमांड फंक्शन हमें वो बताता है कि हमारी जो डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं। जो डिमांड फंक्शन है इसको भी हम अगेन दोनों लेवल पे पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, और उसी के साथ जो है हम वाइंड अप करेंगे। तो जो डिमांड फंक्शन होता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या जो है डिटरमाइन करते हैं किसी डिमांड को, उसका रिलेशनशिप बताते हैं कि अगर उनमें से जो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से डिमांड पे जो है क्या असर पड़ेगा। तो डिमांड फंक्शन जो है डी ऑफ एफ, इसको हम लिखते हैं, डिमांड फंक्शन को लिखते हैं डी ऑफ एफ। किसके लिए हम कर रहे हैं? अभी इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन
सबसे पहले हमें पता है कि डिमांड हमारी जो है वो किस चीज से इफेक्ट होती है, प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है। तो प्राइस जो है डिमांड का एक डिटर्मिनेंट है। उसके बाद आपके पास जितनी इनकम है, जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से आप किसी चीज को डिमांड करेंगे। तो इनकम जो है वो भी हमारा एक डिटर्मिनेंट होगा। तो प्राइस के बाद हम ले लेते हैं वाई, आई भी लिख सकते हैं, बट वाई जो है जनरली इकोनॉमिक्स में हम जो इनकम है उसको किससे, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइस हो गया, इनकम हो गया, उसके बाद आता है हमारा रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स वो होते हैं, जैसे दो तरीके के होते हैं रिलेटेड गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है हम आगे पढ़ेंगे, पहले सारे डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। डिमांड फॉर रिलेटेड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। और एक और जो है डिटर्मिनेंट है वो क्या है, हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब एक एक करके देखते हैं हम कि ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमारी डिमांड को जो है किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस। प्राइस किसका है, प्राइस किसी भी कमोडिटी का। अगर किसी कमोडिटी जो हम बाय कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर क्या हो जाता है, प्राइस क्या है उसका डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो प्राइस जो है हमारा जो है इंक्रीज होगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उसी तरीके से हमारा इनकम का भी जो है लगभग सेम रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा खरीद सकते हो, है ना। तो इनकम बढ़ने पे क्या होता है, डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और इनकम जो है अगर कम हो जाएगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखने की ये बात है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो प्राइस का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड पे। इनकम का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसी भी गुड की डिमांड से। उसके बाद आते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो है हमारे वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पेन एंड इंक। पेन है, इंक के बिना पेन नहीं चलेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। मिल्क एंड टी, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो ब्लैक टी भी पी लेते हैं दूध के बिना, बट मैक्सिमम जो है वो हम दूध के साथ ही जो है चाय हम पीते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मिल्क एंड कॉफी, पेट्रोल एंड कार, ये सब चीजें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिनको हम एक साथ यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है जनरली। किस तरीके से वो मैं अभी समझाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अब मान लो क्या हो गया, पेन का प्राइस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जो डिमांड होगी इंक के लिए वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पेन का प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो है वो क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स there is a negative relationship between the price of the good and its relative demand for the other complementary good। अगर इस चीज का प्राइस जो है, एक गुड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर जो एक कॉम्प्लीमेंट है उसका प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा दूसरा गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। वही दूसरे हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। हम देखते हैं कैसे। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं।
जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं, पेप्सी है, कोका कोला है। तो अगर किसी के पास जो है कोका कोला नहीं है तो हम पेप्सी खरीद लाएंगे, पेप्सी नहीं है तो कोका कोला खरीद लाएंगे। अब इस केस में क्या होता है, से अगर पेप्सी का जो प्राइस है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो कोका कोला की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो भी फॉल हो जाएगी, क्योंकि अब लोग जो है सेम काम कर रहे हैं वो, तो लोग सोचेंगे अगर कम प्राइस में हमें पेप्सी ही मिल रही है तो हम पेप्सी क्यों ना खरीदे, कोका कोला क्यों खरीदे। पेप्सी वाले जो है वो अपना प्राइस जो है अगर 40 रुपीज कर देते हैं पर लीटर, और कोका कोला वाले जो है वो 55 रुपीज पर लीटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे कि पेप्सी खरीदेंगे। एक हमारे सामने बिल्कुल जो है रीसेंट एग्जाम्पल भी है। आई रिमेम्बर कि मैगी जो है, मैगी, मेरी मैगी जो होती है उसका प्राइस 10 से 12 कर दिया था, एंड देन वी हैड इट सब्स्टिट्यूट yippee मैगी। तो उसका प्राइस जो है वो ज्यादा करने की वजह से क्या हुआ था कि yippee की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो मैगी का प्राइस बढ़ा, yippee की डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक गुड की जो है डिमांड, प्राइस जो है कम होने की वजह से जो दूसरा गुड होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हर किसी इंसान का अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है किसी भी चीज को कंज्यूम करने का। किसी को अगर एक फ्लेवर पसंद है तो दूसरे को जो है वही फ्लेवर ना पसंद हो सकता है। तो लोगों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं उस हिसाब से उसको जो है प्रोड्यूसर्स भी अपने माइंड में रखते हैं, और वही जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी कई हद तक किसी भी गुड की जो डिमांड है उसको डिटरमाइन करता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं एप्पल फिज की। एप्पल फिज जो हमारा है वो एप्पल फ्लेवर में आता है। अब मान लो कल को जो है प्रोड्यूसर्स है पार्ले जी वाले, वो क्या करते हैं, क्योंकि एप्पी पार्ले का प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं एप्पल से जो है एप्पी फिज को बना देते हैं ऑरेंज ड्रिंक। तो अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको एप्पी फिज का ही टेस्ट जो है एप्पल फ्लेवर में ही बना होगा, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर की कंजम्पशन जो है उसको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का ये मतलब है, लोगों की जो पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं वो भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। लोगों को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। कोई चीज पसंद है, अगर उनको अच्छा लगता है टेस्ट तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर टेस्ट नहीं पसंद है तो वो कम करेंगे डिमांड। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइस को लेके, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस को लेके किस तरीके से हमारी जो डिमांड है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो फ्यूचर में राइज करने वाले हैं, और आपको क्या है, गोल्ड जो है कमिंग टाइम में जो है वो खरीदना है, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि फ्यूचर में तो इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, से 2 मंथ बाद जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको गोल्ड जो है लेना ही है, तो आप सोचोगे ना क्यों ना गोल्ड हम अभी ले ले जब इसका प्राइस कम है। प्राइस ज्यादा हो, ये तो कोई वेट नहीं करेगा ना कि प्राइस ज्यादा हो उसके बाद हम जाकर ले। उसी तरीके से अगर किसी को पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस कम होने वाले हैं, तो जिसको अभी लेना था वो शायद थोड़ा सा डिले कर देगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, वो उसको डिले कर देगा और क्या करेगा, 1 महीने के बाद खरीदेगा जब भी उसके प्राइसेस जो है वापस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी काम करती हैं किस पे, डिमांड को डिटरमाइन करने में। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो भी सेम है, उसमें क्या है, सिर्फ 2 और फैक्टर्स जो है वो ऐड होते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन, तो इसमें क्या 2 चीजें जो है वो ऐड हो जाती हैं, वो है हमारा पॉपुलेशन साइज, और दूसरा क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, पॉपुलेशन साइज से क्या है कि अगर कोई भी नेशन है या कोई भी एरिया है जहां पे जो है डिमांड लोग कर रहे हैं, वहां पे लोग ज्यादा हैं, तो बिल्कुल जो है ये एक सीधी सी बात है कि लोग ज्यादा होने की वजह से वहां पे डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं पे अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां पे डिमांड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, बट वो एक अलग फैक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से डिमांड इस तरीके से इफेक्ट होती है, अगर कोई नेशन है जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तो वहां पे क्या होगा, डिमांड जो है वो ज्यादा होगी।
डिमांड वहां पे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि वहां पे हर एक इंसान जो है उसके पास जो है अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, हर कोई क्या कर पाएगा, डिमांड कर पाएगा, तो वहां पे डिमांड जो है वो क्या होगी, हायर होगी। वहीं पे अगर कोई दूसरा नेशन है जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो वहां पे सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जो है वो पैसा जो है वो एक्यूमुलेटेड होगा, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं वो उस तरीके से डिमांड नहीं कर पाएंगे। उनके पास जो भी पैसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स के लिए होगा, तो वो दूसरे जो गुड्स हैं उनके लिए जो उनकी डिमांड है वो नहीं होगी, क्योंकि सारे का सारा जो पैसा है वो किसके पास है, कुछ लोगों के पास है। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।